श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अतीत के झरोखे से, इस पर बनने वाला ये चौथा वीडियो है। पिछले तीसरे वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो फैज़ाबाद कोर्ट में जो मुकदमे चल रहे थे उनको 10 जुलाई 1989 को हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था, जबकि उसके बाद एक बड़ी घटना घटित हुई थी जिसमें 6 दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था उसको ढहा दिया गया था। एक उन्मादी भीड़ ने उसको ढहा दिया था। पूरा मामला अब पूरी तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधीन त्वरित सुनवाई के लिए पहुंचा हुआ था। और उस समय जो ये मुकदमे पुराने अयोध्या और फैज़ाबाद कोर्ट में चल रहे थे, वो 5 मुकदमे जो थे वो आपके संज्ञान के लिए मैं बताना चाहूँगा। इसमें पहला मुकदमा था गोपाल सिंह विशारद द्वारा दाखिल मुकदमा, जो 16 जनवरी 1950 को दाखिल किया गया था। दूसरा था परमहंस रामचंद्र दास द्वारा 5 दिसंबर 1950 को। तीसरा मुकदमा था निर्मोही अखाड़ा के महंत द्वारा, ये 17 दिसंबर 1989 को दाखिल किया गया था। चौथा मुकदमा था सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का, जिसमें 9 अन्य मुस्लिम भी थे और उन्होंने 18 दिसंबर 1961 को ये मुकदमा फैज़ाबाद कोर्ट में दाखिल किया था। और 5वां मुकदमा जो सबसे लेटेस्ट था वो था भगवान श्री राम विराजमान तथा श्री राम जन्मभूमि अयोध्या माध्यम नज़दीकी मित्र द्वारा दाखिल मुकदमा, ये 1 जुलाई 1989 को दाखिल किया था। इस प्रकार ये 5 मुकदमों को क्लब करके हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए आगे बढ़ाया गया था। इसके लिए एक 3 जजों की पीठ बना दी गई थी। और इन जो ये मुकदमे थे ये काफ़ी पुराने, सन 50 से लेकर के और 89 तक 39 साल 40 साल पुराने मुकदमे थे। इसमें बहुत सारे विधिक कार्रवाइयाँ जो कोर्टों में चलती हैं उस तरह की चलती रहती थी। लेकिन उसके अलावा जो इसमें डिले, जो बाद में भी इसमें डिले काफ़ी जो हुआ, उसमें बीच बीच में रिट याचिकाएँ इसमें दाखिल होती रहती थी और उन याचिकाओं के निस्तारण के समय में इसको एक तरह से ये जो प्रोसीडिंग्स थी वो स्थगित हो जाती थी, उन पे काम आगे नहीं बढ़ पाता था। जैसे इसमें अब इसके बहुत विस्तृत में जाने के बजाय मैं कुछ 1-2 चीज़ों का उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे इसमें केंद्र सरकार ने 19 अक्टूबर 1990 को अनुच्छेद 123 के तहत प्राप्त शक्तियों का अधीन एक अध्यादेश जारी किया था, जिससे जो ये वहाँ का राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो क्षेत्र है उसको एक तरह से एक्वायर कर लिया था। बाद में फिर इसको रिवर्स किया। उस पीरियड में भी वो एक तरह से काम उसका कोर्ट का बाधित हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार जब ये 91 में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 7 अक्टूबर और 10 अक्टूबर 91 को एक अधिसूचना के जरिए जो विवादित भूमि है इसको भी 277 एकड़ ज़मीन जो विवादित भूमि थी उसको उन्होंने अधिगृहित कर लिया था। और अधिगृहित जो किया था उसको बाद में इसका जो संज्ञान है वो पिछले वीडियो नंबर 3 में इस पे चर्चा की गई। इस पे चर्चा ये हुई थी कि ये 3 जजों की पीठ इस पे सुनवाई कर रही थी, इस जो अधिसूचना थी जिसके जरिए 2.77 एकड़ ज़मीन को अधिगृहित किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसमें ये भी हमने बताया था कि 2 जजों ने अपना जजमेंट 4 दिसंबर 1992 को पूरा कर लिया था, लेकिन एक तीसरे जस्टिस न्यायमूर्ति ने अपने इस जजमेंट को 11 दिसंबर के लिए टाल दिया था। और उसी आक्रोश में ये 6 दिसंबर 1992 की घटना घटित हो गई थी, जिसमें बाबरी मस्जिद का ध्वंस हो गया था। बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था उसको लोगों ने गिरा दिया था। और इस प्रकार ये बाद में 11
दिसंबर को जजमेंट, जिन जज ने इसको 11 तक टाल दिया था, तो अल्टीमेटली 11 दिसंबर को इसका जजमेंट आया था, जिसमें उस अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया था जिसके द्वारा 2.77 एकड़ ज़मीन को अधिग्रहित किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये फिर उसके बाद केंद्र सरकार ने भी एक जो है, ये जब ये 6 दिसंबर 1992 की घटना हो जाती है, तो उसमें उसके बाद ये जो केंद्र सरकार है, ये भी एक ऑर्डिनेंस के जरिए, अधिनियम के जरिए, अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अधिनियम 1993, उसके तहत ये 2.77 एकड़ ज़मीन और प्लस उसके सराउंडिंग में और ज़मीन जितनी थी, टोटल मिलाकर करीब 70 एकड़ ज़मीन केंद्र सरकार ने इसको अपने कब्ज़े में ले लिया था। इसको इस अधिनियम के तहत अधिग्रहित कर लिया था। जब इसको अधिग्रहित किया तो ये हुआ कि उच्च न्यायालय में लंबित सारे मुकदमे जो हैं रुक जाएंगे। तो इस अधिनियम की कानूनी वैधता को लेकर के उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में कई रिट याचिकाएं फाइल की गई, और इन सभी रिट याचिकाओं को अंततः उच्चतम न्यायालय में सुना गया, और उसका जो सभी को क्लब करके जो उस मुकदमे का नाम दिया गया था, बड़ा फेमस मुकदमा ये हुआ था, मोहम्मद इस्माइल फारूकी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें इस बात पे विचार हुआ था कि जो ये भारत सरकार ने जो अधिनियम के जरिए जो ज़मीन अधिग्रहित की है, और इस अधिग्रहित होने के बाद जो स्थिति बनी है कि जिस पे जो मुकदमे चल रहे थे वो भी स्थगित हो गए थे, तो क्या ये वैध है? इस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अहम फैसला आया था, और इसकी एक संवैधानिक पीठ ने इस पर एक उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने अपना निर्णय 24 अक्टूबर 1994 को सुनाया था, और उन्होंने कहा था कि इसमें जो ये केवल जो पूरा अधिनियम तो सही है, लेकिन ये जो 2.77 एकड़ जो ज़मीन अधिग्रहित की गई है, और इसकी वजह से जो कोर्ट प्रोसीडिंग उच्च न्यायालय में जो मुकदमे चल रहे हैं उनको जो रोका गया है, वो गलत है, वो असंवैधानिक है, उसको उन्होंने निरस्त कर दिया। इस प्रकार बड़ा स्पष्ट हो गया कि जो दूसरी अन्य जो 67 एकड़ ज़मीन थी, 67 पॉइंट समथिंग जो एकड़ ज़मीन रही होगी, उसको वैध माना गया, वो केंद्र के अधीन हो गई, और 2.77 एकड़ ज़मीन जो थी उसको अवैध माना गया, लेकिन वो केंद्र के रिसीवर के अधीन उसको कर दिया गया कि जब इसका उच्च न्यायालय में जब इस मुकदमे का फैसला, जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के जो 5 मुकदमे जो चल रहे हैं, इनका जो भी फैसला आएगा, उस निर्णय के बाद ये जो विवादित ज़मीन 2.77 एकड़ की है उस पक्ष को दी जाएगी जो मुकदमे जिसके फेवर में ये मुकदमा का फैसला होगा। ये जो सुनवाई अब धीरे धीरे आगे बढ़ने का हुआ है। अब इन्होंने 24 जुलाई 1996 से कुछ मौखिक रिकॉर्डिंग शुरू की। फिर इसमें एक सबसे बड़ा काम आगे जो बढ़ा उसमें कि उच्च न्यायालय ने 23 अक्टूबर 2002 को उच्च न्यायालय ने ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को विवादित परिसर का वैज्ञानिक परीक्षण एवं GPR तकनीक से सर्वेक्षण के लिए निर्देशित किया, और ये जो इसकी GPR रिपोर्ट है वो 17 फरवरी 2003 को दी गई। ये रिपोर्ट 2003 को आई, इसमें कुछ विसंगतियाँ थी। उच्च न्यायालय ने 5 मार्च 2003 को विवादित परिसर के उत्खनन के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को निर्देशित किया, और ये जो है 14 सदस्यीय टीम का एक गठन किया गया। ASI ने एक 14 सदस्यीय टीम का गठन किया हाईकोर्ट के निगरानी में, और उसने अपनी रिपोर्ट 22 अगस्त 2003 को कोर्ट को सौंपी। इस प्रकार मौखिक और जो प्रलिखित साक्ष्य रिकॉर्डिंग में कई वर्ष लग गए, कई वर्ष इसमें। और जो हमारे न्यायमूर्ति जो 3 जजों की पीठ बनी थी, उसके जो जजमेंट आया उसमें सुधीर अग्रवाल जी ने, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने बल्कि इस पर कमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो पहला मुकदमा था उससे निर्णय आने में 60 साल लग गए, और ये जो उच्च न्यायालय में जो मुकदमे स्थानांतरित हुए यहाँ भी 21 वर्ष बीत चुके हैं।
यहाँ पर भी, क्योंकि जजमेंट इसका आया जा करके 30 सितंबर 2010 को, और इसकी विशालता, इसकी जो काफ़ी बड़ा काम इसमें हुआ था, जो इसका थोड़ा सा आंकड़ा जो इसमें आया कि इसमें 533 एग्जिबिट्स थे, 87 साक्षियों ने 13,990 पृष्ठों में अपने बयान दर्ज कराए, 1,000 से ज़्यादा विभिन्न भाषाओं की संदर्भ पुस्तकें, हजारों पुरातात्विक कलाकृतियाँ, दर्जनों सीडी, अन्य रिकॉर्ड से इसमें सहायता ली गई थी। मुकदमे के फैसले को 26 जुलाई 2010 को सुरक्षित रख लिया गया था और इसको 30 सितंबर 2010 को 3 जजों की पूर्ण पीठ ने इसको सुनाया। 3 न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ जिसमें इस मुकदमे को निस्तारित किया था, उसमें जो न्यायमूर्ति M.U. खान, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल, न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा थे। फैसले को सभी की ओर से न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने डिलीवर किया था, उसको लिखा था, और ये फैसला 2-1 के बहुमत से सुनाया गया था, क्योंकि न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा ने अपना एक अलग से फैसला इसमें, अपनी विचारणा, अपना ओपिनियन दी थी, अपना फैसला दिया था, जिसमें उन्होंने सारांश में विवादित परिसर को भगवान श्री राम विराजमान हुआ स्थान श्री राम जन्मभूमि का माना, उसी के अनुरूप डिग्री की थी ये धर्मवीर शर्मा जी ने। लेकिन जो दूसरे जो जस्टिस थे, मिस्टर खान और मिस्टर अग्रवाल, उन लोगों ने इस पे जो 2-1 का जो जजमेंट आया था, उसमें उन्होंने ये माना कि तीनों पक्षों, मुस्लिम, हिंदू तथा निर्मोही अखाड़ा, विवादित परिसर के संयुक्त हितधारक हैं। उन्होंने इसको इस तरह से, इनको तीनों को एक तिहाई जो 2.77 एकड़ ज़मीन जो विवादित भूमि थी, उसको 3 भागों में विभाजित किया। एक भाग उसमें हिंदू पक्ष को, दूसरा निर्मोही अखाड़ा को, तीसरा मुस्लिम पक्ष को। हिंदू पक्ष को जो उन्होंने दिया था, जो मध्य गुंबद वाला था, जहाँ पे रामलला पहले से ही विराजमान थे, जहाँ पूजा अर्चना चल रही थी, जहाँ पे हिंदुओं की आस्था थी कि मेन जन्म स्थान जो है भगवान का यही है, और इसीलिए वो स्थान जो है हिंदू पक्ष को दिया गया। और जहाँ पे ये राम चबूतरा और सीता रसोई आदि थी, वो पोर्शन जो है निर्मोही अखाड़ा को दिया गया, और तीसरा एक हिस्सा 1/3 जो है मुस्लिम पक्ष को दिया गया। और साथ में ये भी कहा गया कि यद्यपि ये तीनों को एक तिहाई दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर फाइनली जब बंटवारा हो, उसमें अगर कुछ कम ज़्यादा अगर होगा, तो उसका एडजस्टमेंट जो केंद्र सरकार ने 67 एकड़ ज़मीन का जो किया है, उसमें से भी कुछ दे करके इसको बराबर किया जा सकता है। और इस प्रकार जो इन्होंने कहा, जजों ने ये कहा कि अगर ये सभी पक्ष चाहें तो 3 महीने के अंदर इस वास्तविक बंटवारे को लेकर कोई सुझाव भी दे सकते हैं। मतलब इसमें कोई अगर सुझाव हो तो उसको भी दे सकते हैं। ये फाइनल डिक्री जो की जाएगी वो 3 महीने बाद की जाएगी, जब आप लोगों के सुझाव आ जाएंगे इसमें। क्योंकि सुझाव में हो सकता है कि कोई कुछ थोड़ा सा इधर उधर कोई क्षेत्र या कोई एरिया का बंटवारे में कुछ हो, तो उसको भी एडजस्टमेंट करने की इसमें गुंजाइश रखी गई थी। इसमें एक यही था कि 3 महीने के अंदर ये, तब तक 3 महीने तक ये यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। और साथ में ये उच्चतम न्यायालय अगर इसमें कोई सुधार या इसको अगर निरस्त नहीं करता है, तो ये हाईकोर्ट का जो फैसला है ये 3 महीने तक अभी एक तरह से वो रहेगा। और जब आप लोगों के सुझाव आ जाएंगे तब फाइनली इसकी डिक्री होगी। डिक्री मीन्स स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक क्षेत्र, स्पेसिफिक चीज़ें जो होंगी उनका बंटवारा होगा। न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा, जैसा मैंने पहले बताया कि उन्होंने संपूर्णता में डिक्री की। उन्होंने कहा भाई मुकदमा 3-4 को समय सीमा से बाधित किया, बाधित होने के कारण उसको निरस्त कर दिया। और मुकदमा नंबर 5 जो था उसमें उन्होंने इसको पूरी डिक्री उनको दी। और परिशिष्ट संख्या 1 और 2 जो साइट प्लान जो पहले लगाया गया था उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि ये जो है वादी संख्या 1 और 2 को दिया जाता है।
और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि प्रतिवादियों को दखल देने या किसी भी आपत्ति को उठाने या राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के निर्माण में कोई बाधा डालने से स्थायी रूप से रोका जाता है। ये इन्होंने धर्मवीर शर्मा ने इसमें अपने जजमेंट में फाइनली कहा था। इसमें एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, ये मैं नहीं जानता कि आप लोग कैसा इसका सबको रिएक्शन रहेगा, लेकिन जब इन्होंने जजमेंट जो लिखा था धर्मवीर इन्होंने न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल जी ने, तो इन्होंने जजमेंट की शुरुआत जो की थी वो ऋग्वेद पर संस्कृत के निम्नलिखित भाष्य श्लोकों से की थी। ऋग्वेद के निम्नलिखित भाष्य, उसमें कई श्लोक उन्होंने कोट किए। जो इसका जो जजमेंट आया है, जजमेंट यद्यपि काफ़ी बड़ा है, मतलब कई सैकड़ों पेज में है ये, और इसको जो है इन्होंने इसमें भाष्य, इसमें संस्कृत में मैंने अपनी पुस्तक में कुछ जो श्लोकों का जिक्र किया है, जिसमें पहला श्लोक है नासाद सीनो सदा शीत तदानी नासीद्रजो नो व्योमा परोयत किमावरीवः कुह कस्य सर्वन्नभा किमासीद गहनम गंभीरम। ये संस्कृत में है। इसका हिंदी अनुवाद भी इसमें है। हिंदी अनुवाद ये था कि प्रलयावस्था में पंचभूताद सत पदार्थ ही थे, न कुछ अभाव रूप असत ही था, न आकाश था, न लोक ही थे, फिर किसको ढका किससे ढका ये सब अनिश्चित ही था। ये इसका हिंदी अनुवाद था। चूँकि ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा था कि इन्होंने एक पूरा ऋग्वेद से उठा करके और यहाँ जजमेंट में इसको कोट किया था। ये उच्च न्यायालय का जो इलाहाबाद लखनऊ पीठ का जो एक के मुकाबले 2 न्यायाधीशों का जो जजमेंट आया था, सभी ने, दोनों पक्षों ने इस निर्णय को नहीं माना, और दोनों पक्ष इसमें जो है सभी ने इस फैसले के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की थी, अपील दायर की। उच्च न्यायालय यद्यपि इस पर बहुत मेहनत की गई थी, बहुत बहुप्रतीक्षित फैसला था, स्थायी समाधान की बहुत उम्मीद थी, लेकिन फिर भी इससे एक आधारभूमि तो तैयारी हो गई, क्योंकि इसमें एएसआई का सर्वे था, बहुत सारा रिकॉर्ड भी ऐसा उपलब्ध था, उसमें उपलब्ध कराया गया था। और बाद में उच्चतम न्यायालय की जब सारी रिट पिटीशन वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जब फाइल हुई, इसके अगेंस्ट में अपील दायर की गई, तो उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार की 14 अपीलों को स्वीकार करते हुए 8 मई 2011 को उच्च न्यायालय इलाहाबाद के जो आदेश व पारित डिग्री के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी। जो डिग्री इन्होंने आदेश दिया था हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने, उस पर उन्होंने रोक लगा दी और परिसर में यथास्थित बनाए रखने का आदेश पारित किया। इस प्रकार ये हाई कोर्ट का जो फैसला था, यद्यपि ये बहुत प्रतीक्षित था, बहुत लंबे 89 से लेकर के 2000 तक 21 साल तक इस पर होता रहा कि अब इसका आएगा, और बाद में बड़ी उम्मीद थी कि इससे कुछ न कुछ रिजल्ट ज़रूर निकलेगा। लेकिन इस प्रयास को इस रूप में तो ज़रूर सराहा जा सकता है कि इस फैसले के बाद कुछ चीज़ें तो क्लियर हुई, कुछ चीज़ें बड़ी स्पष्ट हुई, और ये लगा कि अब आगे चल करके इसमें कुछ न कुछ समाधान ज़रूर निकलेगा। और इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में जैसा पहले हमने बताया कि पहले तो इसको यथास्थित बनाए रखने के लिए वहाँ किया गया, फिर न्यायालय के निबंधन को वहाँ पे निर्देशित किया गया कि ये सभी पक्षकारों को डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड की कापियाँ, जितना जो रिकॉर्ड है सभी पक्षों को फिर से मुहैया कराया जाए, वहाँ मुहैया कराया जाएगा। और उच्चतम न्यायालय में बीच में कई आदेश पारित किए, उन्होंने कई आदेश दिए, जैसे 10 सितंबर 2013, 24 फरवरी 2014, 31 अक्टूबर 2015, 11 अगस्त 2017 को उच्च न्यायालय लखनऊ इलाहाबाद से साक्ष्यों का डिजिटल रिकॉर्ड उत्तरवादों का मंगाने तथा उसकी अनुवादित प्रतियां पक्षकारों को प्राप्त कराने के लिए निर्देशित किया। ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो थे रजिस्ट्रार की ओर से। इस तरह से यहाँ उच्च न्यायालय के जो रिकॉर्ड वगैरह थे उनको मंगाने के लिए समय समय पर ये आदेश दिए जाते रहे। 10 अगस्त 2015 को 3 जजों की पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने एक
फैजाबाद मंडल के मंडलायुक्त को विवादित स्थान पर अस्थायी संरचना में रखी मूर्तियों के ऊपर तिरपाल के जर्जर तथा फटे बितान को उसी तरह से बदलने की अनुमति दे दी। आपको जैसा मैंने बताया था कि यह 2.77 को केंद्र सरकार ने 1993 में अधिग्रहित कर लिया था, पूरी परिसर को अधिग्रहित किया था, ये डिस्प्यूटेड परिसर को, उसके अलावा 67 एकड़ और ज़मीन को पूरे को अधिग्रहित किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के ही एक जजमेंट से ये जो 2.77 जो क्षेत्र था उसको उन्होंने कहा था कि ये इसकी वजह से कोर्ट के जो उच्च न्यायालय में जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो बाधित नहीं होंगे, वहाँ तक इसको स्टे कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था इस अध्यादेश को। और वहाँ ये कहा गया था कि 2.77 को जो मंडला केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जो फैजाबाद के मंडला आयुक्त हैं वो एज ए रिसीवर इसको इस जमीन को इस डिस्प्यूटेड परिसर को देखेंगे। डिस्प्यूटेड परिसर उस समय क्या था, जिस समय ये अधिग्रहित हुआ था? तो आपको पहले जो हमने बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था तो उसका मैंने बताया था कि वहाँ पे जब 3 गुंबद तोड़ने के बाद एक अस्थायी राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कर लिया गया था, जो तिरपाल तना हुआ था उसी के नीचे रामलला विराजमान का विग्रह का स्थापना हो गई थी और वहाँ पूजा अर्चना हो रही थी। तो इस प्रकार वहाँ पे तिरपाल में ये पूजा अर्चना हो रही थी। अब जो ये बात मैं कर रहा हूँ 10 अगस्त 2015 को, अब सुप्रीम कोर्ट के 3 जज की जो बेंच में मंडला आयुक्त फैजाबाद ने एक एप्लीकेशन दी कि तिरपाल जो है पूरी तरह से फट गया है, इसको रिप्लेस करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि अब ये मामला कोर्ट का जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में था उस समय। तो इसलिए मंडलायुक्त ने 10 अगस्त 2015 को अनुमति बदलने की अनुमति दे दी, 3 जजों की पीठ ने अनुमति दे दी। उपरोक्त आदेश के विरुद्ध अपील की गई, जिसमें कहा गया कि इस्माइल फारूकी के केस में संवैधानिक पीठ ने कुछ टिप्पणियां की थी, मतलब अपोजिट पार्टी को और मुस्लिम पक्ष की ओर से दूसरे लोगों ने इसके विरुद्ध ये 3 जजों की पीठ ने जो ये परमिशन दे दी कि तिरपाल बदल दिया जाए, नया तिरपाल लगा दिया जाए जिससे कि वो बरसात को से बचाया जा सके, तो उसके विरुद्ध में भी अपील की गई कि ये फारूकी इस्माइल, आपको ख्याल होगा कि मैंने इससे पहले जिक्र किया था इस्माइल फारूकी का केस, जिसमें इस्माइल फारूकी वर्सेस इंडियन यूनियन जो केस, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने जजमेंट दिया था, उसका इन्होंने जिक्र किया कि उसमें कुछ टिप्पणियां की थी, इसलिए इसकी सुनवाई, ये तिरपाल चेंज करने वाली जो 3 जजों की पीठ ने जो सुनवाई की है इसको संवैधानिक पीठ के हवाले किया जाना चाहिए, उसको सुनवाई करनी चाहिए। लेकिन 3 जजों की जो ये पीठ थी, बाद में इसको जब ये इन्होंने अपील जब की तो 3 जजों की पीठ में से 2-1 के बहुमत से उस अपील को निरस्त कर दिया गया। ये निरस्त जो हुआ 27 सितंबर 2018 को ये जो अपील की गई थी वो निरस्त कर दी गई थी। इसमें सबसे बड़ा बदलाव सुप्रीम कोर्ट में आता है कि जो एक उच्चतम न्यायालय के नियम 2013 के आदेश 6 नियम 1 में सन्निहित प्रावधान के अनुरूप भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक प्रशासनिक अध्यादेश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए 8 जनवरी 2019 द्वारा सभी अपीलों को सुनने के लिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने 8 जनवरी 2019 को सभी अपीलों को सुनने के लिए 5 जजों की पीठ गठित कर दी। 5 जजों की जब पीठ गठित हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़नी शुरू हो गई। 10 जनवरी को, ठीक 2 दिन बाद 10 जनवरी 2019 को निबंधन मीन्स रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया गया तथा कहा गया यदि आवश्यकता हो तो आधिकारिक अनुवादक को काम पे लगाया जाए, जिससे क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ जो सबमिट होते थे वो विभिन्न दूसरे भाषाओं के थे, खाली उसमें सब इंग्लिश के या हिंदी के नहीं थे, उसमें और भी भाषाओं के, अपने हिंदुस्तान में तो बहुत सारी भाषाएं थी, उनमें के भी साक्ष्य के रूप में जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट हो रहे थे तो उनके अनुवाद के लिए कहा। 26 फरवरी एक और सबसे बड़ी घटना घटित होती है इस बीच में, आपके संज्ञान में लाना बहुत ज़रूरी है कि 26 फरवरी 2019 को कोर्ट अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षकारों को कोर्ट द्वारा नियुक्त, कोर्ट ने एक 3
सदस्यों की एक मध्यस्थता कमेटी नियुक्त की और कहा कि ये सभी पक्षकार उन मध्यस्थता कमेटी के सदस्यों से के कोई मिल करके इस पर कुछ अस्थाई समाधान अगर निकल आता है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये और ये जो है जो ये पैनल जो गठित किया गया था ये 8 मार्च 2019 को किया गया था और इसको टाइम दिया गया था 10 मई 2019 का 10 मई 2019 तक का इसको टाइम दिया गया कि ये अपनी रिपोर्ट कोई इस तरह की अगर स्वीकारता बनती है तो ये रिपोर्ट अपनी ये मध्यस्थता पैनल देगा। मध्यस्थता पैनल में कौन, ये 3 लोग जो थे, इसमें न्यायमूर्ति फ़कीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे, इनको अध्यक्ष माना गया और श्री रविशंकर सदस्य थे और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम पांचू, ये 3 लोगों की मध्यस्थता कमेटी बनाई गई और इसमें सभी पक्षकारों से कहा कि वो अपने अपनी जो विचारणा है वो इनसे डिस्कस करें, इनको दें, मत दें, जिससे कि किसी निष्कर्ष पे ये लोग पहुँचें और ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दें, जिससे अगर इससे आपस में मध्यस्थता कंप्रोमाइज़ के जरिए अगर कोई होता है तो वो सबसे अच्छा सल्यूशन होगा। ये जो पहले 10 मई 2019 तक का समय दिया गया था, 10 मई से बाद में इसको और बढ़ाया गया, 2 अगस्त 2019 तक कर दिया गया, लेकिन उस दिन तक 2 अगस्त 19 तक का जो समय दिया गया था तब तक इस पर कोई एक तरह से सर्वमान्य समझौता नहीं हो पाया और इस प्रकार जो है कि ये जो केसेस थे कोर्ट ने 2 अगस्त का टाइम दिया था, फिर 3 दिन बाद 4 दिन बाद 6 अगस्त 19 से प्रारंभ करने के लिए निर्देशित किया गया कि अब 6 अगस्त से ये कोर्ट की पूरी सुनवाई होगी और सुनवाई के इसमें यह भी कहा गया कि सुनवाई के दौरान अगर मध्यस्थता पैनल ने एक कोई अगर देता है तो उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने 18 सितंबर 19 के आदेश द्वारा कोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। मतलब अगर मध्यस्थता पैनल कोई बीच में कुछ देता है, कोई रिपोर्ट देता है तो उसको संज्ञान में लिया जाएगा, लेकिन इससे जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो है वो बाधित नहीं होंगी और ये रिपोर्ट जो है, ये बहस जो है ये जारी रहेगी अंतिम तक। 16 अक्टूबर को सभी अपीलों पर अंतिम बहस पूरी हुई। 16 अक्टूबर तक बहस करीब 40 दिन बहस चली थी, 40 दिन तक बहस चली थी। 16 अक्टूबर 2019 सभी अपीलों पर अंतिम बहस पूरी हो गई और उस दिन मध्यस्थता पैनल ने फाइनल रिपोर्ट ऑफ द कमेटी नाम से कहते हुए एक रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कहा गया कि कुछ पक्षकार वर्तमान विवाद पर समझौते के निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। समझौते पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन श्री जुफर अहमद फारूकी ने हस्ताक्षर किए थे। यद्यपि उस समझौते में खास बात ये थी कि उसमें सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ने विवादित भूमि पर अपना सारे हित और अधिकार छोड़ने की बात कही थी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ कही थी, नंबर 1, और नंबर 2 उसमें जो दूसरे पक्षकार थे, दूसरे लोग जो थे उसमें किसी के दस्तखत नहीं थे, किसी भी दस्तखत नहीं थे। तो ये जो इन्होंने आखिर में जो सबमिट किया रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट ऑफ द कमेटी नाम करके, तो उसमें कोई सब सहमत, इसमें सहमत किसी की नहीं बनी। इसमें जो वर्तमान विवाद था उसमें पक्षकारों के किसी के हस्ताक्षर भी नहीं थे और सब सहमत भी इसमें नहीं बनी थी और ये दूसरा सशर्त भी था, इसमें कंडीशनल रखा था, इसलिए कोर्ट ने इसको कोई ज़्यादा मतलब बाद में इसको कॉग्निजेंस नहीं मिला। लेकिन उन्होंने कोर्ट ने ये ज़रूर अपने रिकॉर्ड में लिया कि भाई ये जो मध्यस्थता पैनल था ये एक ऐसा मंच बना जिसमें सभी जो पक्षकार थे अपने अपने व्यूज़ रखे और उससे कुछ थोड़ा से जो है जो कार्य सौंपा गया था उस पर सभी ने बड़ी गंभीरता से कार्य किया, बड़ी मेहनत की और उसका उन्होंने कहा कि इसकी सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिकॉर्ड में इसको लिया। उच्चतम न्यायालय ने ये 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी, जो मैंने पहले ही बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए जो 8 जनवरी 2019 को जो 5 जजों की पीठ बनाई थी, उस 5 जजों की पीठ में जो 5 जज थे उनका नाम आप जरूर जान लें। इसमें प्रधान न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, दूसरे न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे, तीसरे थे न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और चौथे न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति 5वें थे न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर। इस तरह से ये 5 लोगों की पीठ थी।
और इसमें हमने अपनी पुस्तक में इन पांचों लोगों का थोड़ा संक्षिप्त विवरण भी दिया है, उनका बैकग्राउंड भी दिया है, कहाँ से कैसे था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ये पांच में से इनमें एक मुस्लिम भी थे, मिस्टर एस अब्दुल नज़ीर, और पांचों ने जो ये निर्णय दिया, पांचों का जो निर्णय आया ये सर्वसम्मत से था। 9 नवंबर 2019 को जो उन्होंने अपना जजमेंट, अपना निर्णय जो डिलीवर किया, वो निर्णय जो था सर्वसम्मत से था। और इसमें थोड़ा सा बीच में ये जरूर बताना रहा कि इसमें जो बहस हुई थी, उस बहस में हिंदू पक्ष की ओर से केशव पराशरन, पीएस वैद्यनाथन, एसके जैन, मीनाक्षी अरोड़ा, ये लोग प्रमुख थे। बाकी तो पूरी टीम थी, पूरी टीम वकीलों की रही, दोनों तरफ से वरिष्ठ वकील थे। और मुस्लिम पक्ष की ओर से डॉक्टर राजीव धवन, जफर याब जिलानी, मोहम्मद निजामुद्दीन पासा, ये मतलब कुछ नाम है। बाकी इसके अलावा तो सबकी बड़ी बड़ी टीम थी जिन्होंने पूरा एक दूसरे को मतलब इसमें मदद कर करके और बहस में 40 दिन तक पूरी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, बहस कराई थी। इसमें 18 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय ने, पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और 9 नवंबर 2019 को दिन शनिवार को 45 मिनट तक ये जजमेंट पढ़ा गया था। 1045 पन्नों का ये जजमेंट था, फैसला था। और ये इतिहास का ये एक ऐतिहासिक फैसला था कि इससे जो शताब्दियों पुराना जो एक तरह से डिस्प्यूट चला आ रहा था हिंदू और मुस्लिम में, खास करके जो एक बोन ऑफ कंटेंशन था, वो एक तरह से समाप्त हुआ। और उच्चतम न्यायालय ने जो दिया फैसला जो था सर्वसम्मत से, मैं कई बार 2 बार रिपीट कर चुका हूँ लेकिन इसको बार बार रिपीट करने का मन करता है कि ये सर्वसम्मत से दिया गया फैसला था। पांचों जजों ने एक मत, इसमें कोई डिसेंट कहीं नहीं था, कहीं कोई विवाद नहीं था, पांचों ने इसमें सर्वसम्मत से फैसला दिया। और इसमें जो 3 पॉइंट, इसमें 4 पॉइंट जो मुख्य हैं, मैंने जो नोट किए हैं इसमें किताब में दिए हैं। एक तो पहला पॉइंट ये था, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना, उच्चतम न्यायालय ने माना कि सैकड़ों वर्षों से हिंदुओं का विश्वास राम जन्मभूमि की आध्यात्मिक पहचान में सतत रूप से बना रहा और वो इसकी पूजा भी करते रहे। अर्थात वो जो डिस्प्यूटेड परिसर था जहाँ पे बीच वाले गुंबद में हिंदुओं की आस्था शुरू से 1528 से ले करके निरंतर ये बनी रही कि प्रभु राम का जन्म स्थान वही बीच वाला गुंबद है जहाँ पे भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। ये आस्था, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना इसको, इस चीज़ को। और दूसरा पॉइंट था कि मुस्लिम पक्ष द्वारा मस्जिद निर्माण के 325 साल तक का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। उनका इस पर एकमात्र अधिपति, ये इसका कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाए कि हाँ ये 325 साल तक कि इस पे उनका जो है मुस्लिम पक्ष का ये जो मस्जिद बनी हुई थी उन पर उनका एकमात्र आधिपत्य था, उनके सोलली उनके पोजीशन में था। इसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए। शुरू से ही डे 1 से, जब से ये मस्जिद बनी थी तभी से हिंदू उसमें बीच बीच में करते थे। वो राम चबूतरा तो बहुत पहले से चल रहा था, राम चबूतरा के ऊपर मंदिर भी बना हुआ था, छोटा मंदिर था लेकिन मंदिर बना हुआ था, सीता रसोई थी और चरण पादुका वगैरह सब रखे हुए थे। तीसरी बात उन्होंने कही, मस्जिद बनने के बावजूद हिंदुओं का ये विश्वास कभी नहीं हिला कि ये प्रभु राम का जन्म स्थान है और इसकी पूजा करते रहे। और चौथा पॉइंट उन्होंने ये कहा, पुरातत्व विभाग की खुदाई और रिपोर्ट से कहा जा सकता है कि मस्जिद की दीवार एक मंदिर के अवशेष पर बनाई गई। ये चौथा पॉइंट इन्होंने इसमें किया। तो ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट जो थे ये पर उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने विचार व्यक्त किए और अंततः उच्चतम न्यायालय ने पूरा स्थान जो है हिंदू पक्ष को दे दिया, हिंदू पक्ष को दिया। और इसको ये जजमेंट जो आया 9 नवंबर 1919 को आया और इसमें केंद्र सरकार को मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा केंद्र सरकार अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अधिनियम 1993 के खंड 6-7 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निर्णय की तिथि से 3 माह के अंदर, उन्होंने कहा जजमेंट जो हुआ है, जजमेंट के बाद के 3 महीनों के अंदर इस पे केंद्र सरकार एक ट्रस्ट का गठन करेगी। ये जो अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अधिनियम 1993, इसके तहत जो सेक्शन 6 व 7 है उसमें जो प्रदत्त शक्तियाँ हैं उसमें इस तरह का प्रोविज़न है कि हाँ एक ट्रस्ट बनाया जा सकता है। ये जो संपत्तियाँ टेक ओवर की गई हैं, एक्वायर की गई हैं, उनके
सुचारू रूप से उनके संचालन के लिए, उनकी देखभाल के लिए। तो उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेशित किया कि 3 महीने के अंदर आप एक ट्रस्ट का निर्माण करें और वो ट्रस्ट, उसका जो पूरा स्वरूप हो उसमें कि ट्रस्ट का ट्रस्टी बोर्ड हो, पूरा बोर्ड का उसका कामकाज का प्रबंधन के लिए न्यासियों की शक्तियाँ, उनकी क्या पावर होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी, ये सब उसमें पूरा डिटेल आना चाहिए। और ये जो ट्रस्ट बनेगा, इसी को जो डिस्प्यूटेड, ये आदेश में आया कि जो डिस्प्यूटेड 2.77 जिसको केंद्र सरकार ने एक्वायर किया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के माध्यम से उसको ये कहा था कि आप इसके रिसीवर नियुक्त कर दीजिए, लेकिन ये आपके पूरे अधीन ये 2.77 नहीं रहेगा, जो जजमेंट आएगा उसको दिया जाएगा। तो ये अब चूंकि जजमेंट आया तो इसमें ये कहा गया कि केंद्र जो न्यासी मंडल जो बना, न्यास जो बना है, उस न्यास को जो वहाँ बाहरी अंदरूनी आंगन और बाहरी आंगन जो दोनों परिसर का डिस्प्यूट था 2.77 का, ये पूरा परिसर 2.77 वाला उस ट्रस्ट को हैंडओवर कर देंगे। और तीसरी, और इसमें जब आगे बढ़ते हैं तो एक हाँ, विवादित परिसर, ये एक तो ये हिंदू पक्ष में उन्होंने पूरा दे दिया कि आप इनको ट्रस्ट बनाएंगे और ये पूरा दे देंगे, वो राम मंदिर का निर्माण करेंगे, लेकिन साथ में ये भी कहा कि जो विवादित संपत्ति को न्यास को सौंपे जाने के साथ साथ 5 एकड़ भूमि, उपयुक्त भूमि जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भी दिया जाएगा। ये सेंट्रल जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, इसको ये 5 एकड़ ज़मीन जो अयोध्या अधिनियम 1993 में जो आपने अधिगृहित किया है ज़मीन, जो 70 एकड़ ज़मीन जो अधिगृहित की थी, उसमें से दे सकते हैं, या केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार से परामर्श करके और अयोध्या में दूसरे किसी उपयुक्त स्थान पर 5 एकड़ ज़मीन ये सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा, आवंटित करेगा। ये आवंटन आदेश न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रदत्त शक्तियों के अंदर, संविधान में जो उच्चतम न्यायालय को जो शक्तियां प्राप्त हैं वो सेक्शन 142 में, उसके अंतर्गत ये सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि 5 एकड़ ज़मीन केंद्र सरकार स्टेट से परामर्श करके अयोध्या में ही 5 एकड़ ज़मीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मुहैया कराएगी, आवंटित करेगी। और साथ में एक छोटा से और जजमेंट का, चूंकि निर्मोही अखाड़ा शुरू से मुकदमों में लगा रहा, तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो निर्मोही अखाड़ा है, इसको जो ये ट्रस्टी जो ट्रस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ जो बनेंगे उसमें भी इनको प्रतिनिधित्व दिया जाए, उसमें ट्रस्टीज़ में इनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। इस प्रकार निर्मोही अखाड़ा को एक तरह से वैधानिक रूप से उसको इसमें मौका दिया जाने की बात कही गई थी। और ये आगे चल करके मैं बताऊंगा कि जो ट्रस्ट बना उसमें निर्मोही अखाड़ा को एज ए ट्रस्टी लिया गया। पहले शुरू में ही जो नो ट्रस्टी जो अपॉइंट हुए केंद्र सरकार के द्वारा जिनको नॉमिनेट किया गया, उसमें निर्मोही अखाड़ा का प्रतिनिधित्व उसमें दिया गया। इस प्रकार सभी जो भी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में थी सभी को निरस्त कर दिया गया। 12 दिसंबर 1919 को ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, 9 नवंबर 2019 को, इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट इसको जजमेंट को रिव्यू करने के लिए भी 18 अपील फाइल की गई। 18 वहाँ पे याचिकाएँ, रिट याचिकाएँ जो हैं दायर की गई, और उन 18 याचिकाओं को अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर 2019 को अल्टीमेटली करीब 1 महीने बाद ही उनको सभी 18 याचिकाओं को निरस्त कर दिया गया। और इस प्रकार आप देखेंगे इन 18 जो याचिकाएं इनके निरस्त होने के बाद पूरा घटनाक्रम का जो डिस्प्यूट वाला घटनाक्रम था उसका पूरा पटाक्षेप हो जाता है। ये सुप्रीम का जो निर्णय था। और इस प्रकार ये जो मुकदमे जो सन 50 से चल रहे थे उनका पूरा पटाक्षेप हो जाता है। ये पूरा विवादित परिसर हिंदुओं को दे दिया जाता है। और केंद्र से जो आग्रह किया, केंद्र को जो आदेश दिया गया था कि आप ट्रस्ट का निर्माण करें 3 महीने के अंदर, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे।
कि इसके बाद केंद्र सरकार ने कैसे ट्रस्ट बनाया, फिर उसका क्या कार्यक्रम आगे बढ़ा और क्या आगे चल रहा है, वो हम आपको 5वें वीडियो में, अंतिम वीडियो में उसको आपको पूरा डिस्कस करेंगे, उसके पूरे विवरण को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।